फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ 2023। ये 15 केसेस हमने सेलेक्ट कैसे किए हैं? ये 15 केसेस जो है ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज वाई दीज 15 केसेस आर एसेंशियल फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम। नाउ फर्स्ट जो हमारा केस था इस साल का, वो था विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। इसमें जो एलिगेशन था वो ये था कि सरकार कैसे डिमोनेटाइज कर सकती है, जबकि ये राइट तो सिर्फ आरबीआई का है। इसी चीज को लेके डिमोनेटाइजेशन क्वेश्चन किया गया था कि क्या सरकार किसी भी करेंसी को डिमोनेटाइज कर भी सकती है या नहीं कर सकती। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसके डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो, अभी तक आरबीआई करती आई है, इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो नहीं कर सकते। तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो लीगल है। इसके बाद हमारा जो दूसरा केस है, सेकंड केस है हमारा कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। सो ये जो था केस था, ये केस किस बारे में था? एक मिनिस्टर के बारे में था, एक मिनिस्टर के बयान के बारे में था जो उन्होंने विक्टिम के बारे में कह दिया था। अब ये जो बयान था ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के बिल्कुल उल्लंघन में किया गया बयान था। ऐसे में सवाल ये था कि क्या मिनिस्टर ने जो कहा है, मिनिस्टर की कही गई बात क्या सरकारी स्टेटमेंट की तरह लिया जा सकता है, यानी क्या सरकार का स्टेटमेंट वही था ऐसा माना जा सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज, मिनिस्टर ने अगर कुछ ऐसा कहा है जो कि बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट हुआ है जिसके लिए विक्टिम को डैमेजेस दिए जा सके? तीसरी चीज, आर्टिकल 19 में जो रिस्ट्रिक्शंस बताई गई है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, क्या उतनी ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है? उनके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। इस केस में, इस बहुत इंपॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मिनिस्टर का दिया हुआ बयान सरकार का दिया हुआ बयान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि अगर मिनिस्टर ने कोई ऐसा बयान दे दिया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट कमिट करते हैं जिसके लिए विक्टिम को कॉम्पनसेट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो केस है, ये केस आपको पता है कि 2018 में आया था, तो 18 के बाद ये दोबारा क्यों आया है? ये केस किस बारे में था? अडल्ट्री के बारे में था। इस साल 2023 में ये केस क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि अगर जोसेफ शाइन ने अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, तो क्या ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन है ये आर्म फोर्सेस पे भी अप्लाई करेगा? इसका मतलब अगर मान लीजिए आर्म फोर्सेस का कोई पर्सनल अडल्ट्री करता है, तो क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी? क्योंकि आर्म फोर्सेस के एक्ट तो अलग है और उन एक्ट्स में तो पनिशमेंट दी हुई है, तो क्या उन्हें पनिशमेंट मिलेगी? क्योंकि बाकी लोगों को तो नहीं मिल रही है, लेकिन उनके लॉज अलग है। तो सवाल ये था कि क्या आर्मी पर्सनल्स के ऊपर भी जोसेफ शाइन का जो केस है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा? कोर्ट ने ये कहा कि जोसेफ शाइन के जजमेंट में हमने ये वाला इशू तो देखा ही नहीं था, ये इशू तो रेज ही नहीं हुआ था कि आर्मी पर्सनल्स पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि अप्लाई होगा ही या नहीं होगा। हाँ, आर्मी पर्सनल्स के अगर लॉज अलग है तो जो लॉज है वही उन पे अप्लाई होंगे। जोसेफ शाइन का केस अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आर्मी पर्सनल्स अडल्ट्री करते हैं तो वो पनिशेबल आज भी है। चलिए नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये वाला केस भी ऐसा है जो कि 2018 में आ चुका था, तो इस साल फिर से इस केस को आने की क्या जरूरत थी? देखिए, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इस केस में ये होल्ड किया था कि लिविंग विल का कॉन्सेप्ट एक पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, एंड लिविंग विल का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार आया था इस जजमेंट से। अब ये जो लिविंग विल का जजमेंट आया था, इस लिविंग विल को बनाने के लिए जितने प्रोसीजर दिया हुआ था, वो प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि लिविंग विल बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का भी साइन चाहिए, दो विटनेसेस का साइन चाहिए, दो विटनेसेस में एक इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए। इसके अलावा जो सरोगेट है, सरोगेट डिसीजन मेकर है, वो कोई फैमिली या फ्रेंड में से ही हो सकता है और वो कोई एक ही हो सकता है। तो इस साल उन सारे प्रोसीजर्स को, उन सारी फॉर्मेलिटीज को थोड़ा रिलैक्स करते हुए इस केस में कहा
कि देखो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का साइन नहीं चाहिए, नोटरी पब्लिक से भी अगर आप लिविंग विल बनवा लेते हो दैट इज ओके। प्लस दूसरी चीज जो थी, जो एक सरोगेट डिसीजन मेकर था, अब एक से ज्यादा सरोगेट डिसीजन मेकर भी हो सकते हैं, ये फैमिली या फ्रेंड में से ही कोई हो सकता है, लेकिन ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो लिविंग विल का जो कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा इजी कर दिया है, लिविंग विल बनाना थोड़ा आसान कर दिया है इस केस से, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 370 के ऊपर सवाल। आर्टिकल 370 जो है वो वैलिड है नहीं है, इसके ऊपर सवाल। अब ये किस चीज पे था? जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस पे था। तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अब रिवोक कर दिया गया है ना। अब उनका अब स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर का भी कर दिया गया है। सवाल ये था कि क्या ये जो आर्टिकल 370 है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये क्वेश्चन था। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 2019 का जो डिसीजन था यूनियन गवर्नमेंट का टू रिवोक जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस, ये जो है ये वैलिड है। अ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अगर पार्लियामेंट चाहे, तो ये जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया था ये रिवोक कर सकती है। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही वो ये था कि जो ये कहा, एक सेकेंड, हाँ, ये कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल ओवर महाराजाज प्रोक्लेमेशन। तो महाराजा ने जो प्रोक्लेमेशन दिया था उसके ऊपर है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। विच इज वाई अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रावधान है कि ये स्पेशल स्टेटस रिवोक किया जा सकता है, तो ये स्पेशल स्टेटस रिवोक करा जा सकता है एंड ये लीगल है। चलिए नेक्स्ट केस पर आते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। अब ये जो सेक्शन 6A है ये किस बारे में बात करता है? ये एसएम के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है। तो क्यों चैलेंज किया गया था इसे? इसलिए चैलेंज किया गया था क्योंकि असम जो ये सिटीजनशिप एक्ट था ये बाहर के लोगों को भी एक मौका देता है सिटीजनशिप लेने का। तो इस पे जो बहुत सारे असमीज लोग थे, जो इंडिजिनस ट्राइब्स थे, इंडिजिनस पीपल थे असम के, उन्होंने कहा कि आप अगर सभी को सिटीजनशिप देने लगोगे तो फिर तो बाहर से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो हमारी जो रिसोर्सेस है, जो हमारी रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस पे भी उनका हक बन जाएगा, और वही हक से वो उस हक को यूज करने लगेंगे, एंड धीरे धीरे करके आसाम के जो खुद के लोग हैं वो आसाम से बाहर चले जाने लगेंगे। इसको चैलेंज किया गया था। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो सिटीजनशिप एक्ट है, ये सिटीजनशिप एक्ट पास क्यों हुआ था? बांग्लादेश के लिबरेशन को देखते हुए ये पास किया गया था। ये जो 6A सेक्शन है, ये 6A क्यों लगाया गया था? ये बांग्लादेश के लिबरेशन को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तो उसमें कई लोग ऐसे थे जो इंडिया आना चाहते थे या इंडिया आए थे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे 6A लेकर आया गया था। अब इसको इसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, इसमें बस ये कहा है कि एक कमिटी फॉर्म करी जाए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये डिसाइड करे कि अब इसका करना क्या है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड वर्सेस सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो केस है, ये केस बात करता है सेक्शन 11 के बारे में। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि सेक्शन 11 जो है वो क्या ऐसी कंपनीज पे भी, ऐसी बॉडीज पे, ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई करेगा जो कि सिग्नेटरी ही नहीं है आर्बिट्रेशन के। तो सवाल ये था कि क्या हमारा लॉ इंटरनेशनल बॉडीज के ऊपर भी अप्लाई करेगा? तो कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि हाँ करेगा। भले ही कंपनी रशियन कंपनी है, लेकिन ग्रुप ऑफ कंपनी का कॉन्सेप्ट अपहोल्ड करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि भले ही कंपनी रशियन कंपनी है, तो भी अगर उस जो अग्रीमेंट हुआ है उस अग्रीमेंट का कोई रेपरकशन है, अगर उस अग्रीमेंट को नहीं फुलफिल किया गया तो उसका अगर कोई रेपरकशन है, तो उस रेपरकशन को एनफोर्स करने के लिए एक आर्बिट्रेशन सेटलमेंट होना जरूरी है। विच इज वाई भले ही आप सिग्नेटरी ना हो तो भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आप पे भी अप्लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है इंटरप्ले बिटवीन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये तीन लॉज ऐसे थे जिन तीन लॉज में एक कंफ्यूजन बना हुआ था। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जो भी चीजें एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, वो वॉइड है ना। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ आर वॉइड। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज है कि अब अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वॉइड है, तो क्या उसे एडमिसिबल किया जा सकता है एविडेंस में? तो वॉइड अगर कुछ चीज है तो उसे एडमिसिबल भी नहीं किया जा सकता। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज एडमिसिबल नहीं है एज एन एविडेंस, तो इसका मतलब वो वॉइड ही होगी? ऐसा नहीं है ना, राइट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, बट any contract, any document which is inadmissible as evidence is not necessarily void. दूसरी चीज कोर्ट ने इस केस में कहा कि स्टैंप एक्ट में, इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, स्टैंप एक्ट में ये प्रोविजन साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट पे स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए थी और नहीं लगी है, तो ऐसे में अगर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई है, पे नहीं की गई है, तो उस डॉक्यूमेंट को फिर कोर्ट ऑफ लॉ में एज एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रावधान है ये प्रावधान सही है। तो ये जो कंफ्यूजन था बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंप एक्ट एंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, इन सबको क्लैरिफाई करते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। इन तीनों ही चीजों का डिस्टिंक्शन क्लियर किया बेसिकली। चलिए, नेक्स्ट केस हमारा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनीफाई कॉलेज। अब बोनीफाई लॉ कॉलेज और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या लड़ाई हुई? तो ये था, बोनीफाई कॉलेज ने ये कहा कि एक बार जब लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर बार काउंसिल का क्या अधिकार है उन लोगों को टेस्ट करने का या फिर उन लोगों के ऊपर कोई भी एलिजिबिलिटी इंपोज करने का। इस चीज को लेके, यानी ये बात किस चीज पे हो रही थी, एआईबीई के ऊपर हो रही थी कि एआईबीई क्यों लिया जा रहा है जब एक बच्चा अगर लॉ कॉलेज से निकल गया है, ग्रेजुएट हो गया है, तो उसे ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए उसका। उसे एग्जाम क्यों देना पड़ रहा है और ये एग्जाम एआईबीई क्यों ले रहा है? ये एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? और ये एग्जाम जो है, ये एग्जाम का पर्पस क्या है? अगर बच्चे ने 5 साल 3 साल का लॉ किया हुआ है और वो एग्जाम क्लियर कर रहा है, तो फिर ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन होता है एक और एग्जाम लेने वाला? सवाल ये था, वेदर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुड प्रिस्क्राइब द पोस्ट एनरोलमेंट एग्जामिनेशन अंडर 49 AH ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। इसमें कोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वैलिड है। ये चीज ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का राइट में आता है कि वो इस तरह का एग्जाम कंडक्ट करवा सके अंडर सेक्शन 49। इसके बाद देखिए, इसके बाद आया केस अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें राइट टू वोट के ऊपर सवाल था कि राइट टू वोट किस तरह का राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? देखो, लीगल राइट तो है ही, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कहा है लीगल राइट है, तो लीगल राइट तो है ही। फंडामेंटल राइट है क्या? इस केस में कोर्ट ने फंडामेंटल राइट नहीं डिक्लेयर किया। राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं किया। फंडामेंटल राइट के लिए फंडामेंटल राइट के लिए जस्टिस KM जोसेफ जो थे, उन्होंने कहा था कि ये फंडामेंटल राइट भी है क्योंकि ये 15 16 7 ये 14 15 से इमर्ज कर रहा है, तो दिस शुड आल्सो बी अ फंडामेंटल राइट। लेकिन बाकी जो जजेस थे उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट ये नहीं है, दिस इज मियरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो हो रहा है, विच इज वाई दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन ऐसा डिक्लेरेशन भी नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जजेस ने ऑब्जर्व किया कि 4 जजेस थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक जज थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, डिसाइड नहीं किया। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि ये ओपिनियन है, तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड नॉट फंडामेंटल राइट। इसमें जो कुलदीप नायर का केस था, उस केस में भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इसीलिए कुछ भी डिक्लेरेशन करने से मना कर दिया गया।
जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस, सॉरी, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस। चलिए, नेक्स्ट केस है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया कि जो एनसीडीटी है वो अब सर्विसेज के ऊपर नहीं अप्लाई करेगा। तो इस चीज के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट ने केस फाइल किया कि अगर आप सर्विसेज भी ले लोगे तो फिर सर्विसेज भी अगर ले लिया तो फिर हमारे पास रूल करने के लिए बचा क्या, है ना। हर चीज ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी तो फिर हमारे पास रूल करने के लिए क्या बचा। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो कि सर्विसेज नहीं हटाई जा सकती फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट्स पावर। नेक्स्ट है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का केस। अब ये जो केस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, क्यों? क्योंकि इस केस में एक ऐसे ग्राउंड पर डिवोर्स मांगा गया था जिस ग्राउंड को इंडिया का कानून रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी शादी इतनी हद तक खराब हो चुकी है कि अब ये वापस कभी सही हो ही नहीं सकती। दो लोग हैं, सालों साल से अलग रह रहे हैं और अब ये साथ में कभी रहेंगे भी नहीं, इनकी शादी बियॉन्ड रिपेयर टूट चुकी है। तो ऐसे में क्या इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स लिया जा सकता है, सवाल ये था। आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए क्या इस ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट या इंडियन मैरिज एक्ट इस पे कोई इस पे स्पेशल मैरिज एक्ट, सॉरी स्पेशल मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट इस इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कोर्ट ने कहा था कि इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स मांगा जा सकता है बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 142। तो इस ग्राउंड को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है इंडिया में अब। नेक्स्ट है हमारा केस सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सॉरी। ये किस बारे में था? ये जो केस था शिवसेना वाला केस है ये। इस केस में हुआ क्या, इस केस में ये कहा गया कि ओरिजिनल शिवसेना किसके पास है, एक नाथ शिंदे की है। एक सेकेंड। उद्धव ठाकरे वाली एक शिवसेना के पास ऑफिशियल सिंबल होना चाहिए या फिर ऑफिशियल सिंबल एक नाथ शिंदे की पार्टी के पास होना चाहिए। ऑफिशियल सिंबल किसके पास होना चाहिए? शिवसेना का। इसके ऊपर बेसिकली पूरा बवाल उठा था। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए कोर्ट ने यहाँ पे लेजिस्लेचर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया, ठीक है। और ये कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर ज्यादा है, एंड ये जो सिंबल है ये पॉलिटिकल पार्टी के पास रहेगा, ना कि लेजिस्लेटिव पार्टी के पास रहेगा। तो जो रियल शिवसेना है वो कौन सी है? वो है जो ये ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताए, एंड वही डिसाइड करेंगे कि ये जो सिंबल है किसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा केस द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस किस बारे में था? ये जलीकिट्टू के बारे में था। एक बहुत ही एक ट्रेडिशन है जलीकिट्टू, जहाँ पे बुल्स को रेस करवाया जाता है, बुल बुल फाइट किया जाता है, बुल को रेस करवाया जाता है। क्वेश्चन ये था कि क्या उनके अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्या एनिमल्स के कोई फंडामेंटल राइट होते हैं या नहीं होते हैं, सवाल ये था। क्योंकि बुल्स, जाहिर सी बात है, इतना इतने सालों से चला आ रहा ट्रेडिशन है, तो ये बहुत एक रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह भी यूज किया जा रहा है, इसे माना जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम बुल्स जो है उनकी तो हालत खराब हो ही रही है ना इस चीज से। तो सवाल ये था कि क्या उनके कोई फंडामेंटल अधिकार राइट्स नहीं है। कोर्ट ने कहा कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एनिमल्स डू नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट। तो जलीकिट्टू को वैलिड डिक्लेयर किया गया इस केस में। एंड लास्ट हमारा केस है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस बारे में था? ये था मैरिटल राइट्स ऑफ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, मैरिटल एंड अडॉप्शन राइट्स। इस केस में कोर्ट ने कहा कि हम मैरिज राइट डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दे भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये काम है लेजिस्लेचर का। तो लेजिस्लेचर की एक कमिटी बनाई जाए जो कि देखे कि क्या एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी को ये राइट्स एक्सटेंड किए जाने चाहिए या नहीं। सो दीज वर द 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ 2023। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आई होप आपको इस सेशन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हो। तो अगर पसंद आया है तो लाइक दबा दो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।